करेंगे मजीद आई के जो डिजीज है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम अभी वन बाय वन देखेंगे। उनको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद रेटिनल डिसऑर्डर्स। अब रेटिना के साथ जितने रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उन पे बात करेंगे। देखिए रेटिना जो है, अगर आप लोग देखें फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि ये हमारा आई का सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है। तो आप लोगों को पता है कि जो बैक साइड पे इनर साइड पे पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द आई है, इसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अगर आप लोग फिर देखें इस रेटिना के अंदर, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये डार्ट करूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो डार्ट मैंने की है फॉर एग्जांपल ये मैंने सेंटर में की है, तो इसका मतलब इस सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना को हम क्या कहते हैं, मैक्यूला कहते हैं। और जैसा कि ये सेंट्रल पार्ट है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उसका काम हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर में दिखाना। इसका मतलब ये है कभी कभार इसमें जो क्वेश्चन आता है एफसीपीएस में या एनआरई के अंदर, वो क्वेश्चन इस तरह होता है कि एक बंदा है, उसको जनाब एक ऑब्जेक्ट की, या वो कहते हैं कि यार एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ की जो थोरेसिक एरिया है, चेस्ट एरिया है, वो नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी अपर लिम्ब लोअर लिम्ब उसको नजर आ रही है। इट्स मीन कि जो सेंट्रल विजन है वो लॉस है, पेरिफेरल विजन इंटैक्ट है। इसका मतलब यह है कि इस बंदे का रेटिना के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसकी डीजेनरेशन हुई है, जिसको एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन कहते हैं। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन ये क्या है, इट इज अ डीजेनरेशन ऑफ मैक्यूला, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना एज आई टोल्ड यू, एंड दैट विल लॉस सेंट्रल विजन लॉस। इसमें स्क्रोटोमा होती है। इसका मतलब कि पेशेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो नजर तो आएगी, लेकिन उसकी जो पेरिफेरी है वो नजर नहीं आएगी। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसको कहते हैं ड्राई टाइप और एक को कहते हैं वेट। अब ड्राई टाइप सबसे कॉमन है, इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज इन विजन विद सब रेटिनल डिपॉजिट। सब रेटिनल मीन के रेटिना के अंदर देयर इज डेपोजिशन ऑफ लिपिड पार्टिकल, डिपोजिशन ऑफ अनवांटेड डेब्रीज, डेब्रीज मीन अनवांटेड सेलुलर कंटेंट, डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर एज के साथ साथ रेटिना के सेंट्रल पार्ट में बिलो द रेटिना विद इन द सेंटर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ अनवांटेड लिपिड्स, अनवांटेड डेब्रीज, प्रोटीन, इन सब को इकट्ठा, इस चीज की कॉम्बिनेशन को हम ड्रूजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रूजन्स। तो जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए कि अगर एक पेशेंट है उसकी उम्र 80 प्लस है या 75 प्लस है, और उसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि वो किसी इंसान का पेरिफेरी तो देख सकता है लेकिन सेंटर उसका नजर नहीं आता, और जब आप फिर आई के अंदर मतलब प्रॉपरली एग्जामिन करें तो उसमें ड्रूजन नजर आ जाए, तो ड्रूजन इज डी, डी फॉर डिपॉजिट्स ऑफ एबनॉर्मल कंटेंट्स लाइक लिपिड प्रोटीन, एंड डी फॉर ड्राई, वो ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन। अब ये एज के साथ साथ है, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये हम रिवर्स नहीं कर सकते। वेट क्या है, रेपिड डिक्रीज इन विजन ड्यू टू ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लिक्विड है तो वेट होती है, ड्यू टू डिक्रीज कोरोइडल न्यूरोवास्कुलराइजेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मेटाकोमेजन, अर्ली सिम्टम। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को जो स्ट्रेट लाइंस होती है वो भी नजर नहीं आती, और उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग का है। अगर हम सोर्स, अगर हम काज को ठीक करें तो इस पेशेंट को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। It is due to chronic hyperglycemia, which leads to increased permeability and occlusion of retinal vessel, which has two types, non-proliferative and proliferative. जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इट इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी। माइक्रो एन्युरिज्म, छोटे छोटे ब्लड वेसल से आउटलाइन या आउटग्रोथ निकलते हैं। हिमोरेज, कार्टन वूल स्पॉट्स, हार्ड एक्सुडेट्स, विजन लॉस मेनली ड्यू टू मैक्यूलर एडीमा। एक्चुअली जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उन लोगों में जब हम फंडास्कोपी करते हैं, हम रेटिना की अंदर वाले साइड को देखते हैं, हमें कुछ चीजें नजर आएगी लाइक हिमोरेज, कार्टन वूल स्पॉट्स, और इसके साथ साथ एक्सुडेट्स, प्रोटीन रिच फ्लूइड नजर आएगी, और ये मैक्यूलर डी एडीमा करा सकता है। प्रोलिफरेटिव क्या है, वहां पे रेटिना के अंदर एबनॉर्मल न्यू वेसल बनना शुरू हो जाते हैं, retinal neovascularization due to chronic hypoxia. Abnormal new vessel may cause vitreous hemorrhage which lead to retinal detachment as well. So diabetic retinopathy, the most common variety, that is non-proliferative। इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। अगर हम पेशेंट को बताएंगे कि आप अपने ग्लूकोज को प्रॉपर कंट्रोल करें, तो अगर उसकी डायबिटीज कंट्रोल होगी
तो बहुत सारे सिम्टम उसके कम हो सकते हैं। फिर है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। क्रोनिक हाइपरटेंशन लीड टू स्पाज्म, स्क्लेरोसिस एंड फिब्रिनोइड नेक्रोसिस ऑफ द रेटिनल वेसल। और आप लोग को शायद ये मैंने बताया भी था, लेकिन ये हम जनरल पैथोलॉजी के अंदर फिर भी डिस्कस करेंगे कि एनी पैथोलॉजी वेयर हाइपरटेंशन इज अ ट्रिगरिंग फैक्टर और वो ब्लड वेसल को प्रेशराइज करे, इट विल एंड अप विद फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। आप जब फंडोस को भी करते हैं तो आपको आर्टीरियो वीनस नेकिंग नजर आती है, माइक्रो एनुरिज्म, हीमोरेज, कार्टन वुड स्पॉट्स, ये सारे एक्सुडेट्स नजर आते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए एक्सुडेट इसमें है, इसमें भी है, कार्टन वुड स्पॉट इसमें भी है, इसमें भी है, माइक्रो एनुरिज्म इसमें भी है, इसमें भी है, हीमोरेज इसमें है, इसमें भी है। तो मेजॉरिटी जो फाइंडिंग है वो एक जैसे होते हैं। बट पेशेंट की जो हिस्ट्री है एग्जाम के अंदर कि पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स, पेशेंट इज डायबिटिक फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, तो पेशेंट हिस्ट्री इज द की टू डायग्नोस। Presence of papilla edema is indicative of hypertensive urgency and warrant immediate lowering of blood pressure। तो अगर बीपी बहुत ज्यादा है, हम पोटेंट वेज़ोडाइलेटर देते हैं, हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड्स, इस तरह के मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन। इसको हम CRAO, सेंट्रल या रेटिनल आर्टरी अक्लूजन। इट इज द ब्लॉकेज ऑफ सेंट्रल और ब्रांच रेटिनल आर्टरी यूजुअली ड्यू टू एम्बोलिज्म। क्योंकि अगर किसी बंदे में कैरोटिड आर्टरी में पहले से कोई क्लॉट बना है, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वहां से अगर कोई पीस डिटेच होती है एम्बुलस की शक्ल में, तो वो रेटिना के अंदर जाकर विसल में क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। और दैट विल लीड टू जाइंट सेल आर्टेराइटिस की वजह से, जो टेम्पोरल आर्टेराइटिस प्रेजेंट विद एक्यूट पेनलेस मोनोकुलर विजुअल लॉस। फंडोस्कोपी विल शो क्लाउडी रेटिना विद चेरी रेड स्पॉट एट द फोविया। क्लाउडी रेटिना को मैं एक और नाम भी देता हूँ जो FCPS में ज्यादा आता है, इसको पेल रेटिना कहते हैं। पेल और क्लाउडी का मतलब यह है कि रेटिना को ब्लड जाना बंद हो गया। आर्टरी अक्लूजन है और आर्टरी का काम ब्लड देना है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल रेटिना को ब्लड प्रॉपर ना दे तो वहां पे क्या होगा, ब्लड ना देने की वजह से क्या हो जाएगा कि वहां पे जो रेटिना है, इट विल नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, दैट विल लुक लाइक क्लाउडी रेटिना। वो क्या नजर आएगी, क्लाउडी रेटिना। और दूसरी बात इसमें है कि इसमें चेरी रेड स्पॉट्स होती है। आइडेंटिफाइबल रेटिनल एम्बुलाई लाइक कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल अपीयर एज स्मॉल येलो रिक्टाइल डिपॉजिट इन द आर्टीरियोल। लेकिन इसमें कैरोटिड आर्टरी माइक्रो एनुरिज्म या कैरोटिड आर्टरी जो हमारे पास इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस है, दैट विल बी की टू डायग्नोस। और क्लाउडी रेटिना विद चेरी रेड स्पॉट इन द फोविया इज अ हॉलमार्क ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। फिर है रेटिनल वेन अक्लूजन। अब इसको हम कहते हैं CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन is primarily due to thrombosis. Branch retinal vein occlusion is due to thrombosis at arteriovenous crossing, like sclerotic arterial compress adjacent venule causing turbulent flow। लेकिन इसके आप लोग को मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रेटिना है और आप लोगों को पता है कि इस रेटिना को ब्लड लाने वाला वेसल आर्टरी है और इससे ब्लड ले जाने वाला वेसल हमारे पास क्या है, वेन है। अब अगर आप लोग देखें कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, यहाँ पे किसी वजह से भी ब्लॉक आ जाए, इसका एक स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर अनकंट्रोल डायबिटीज भी होता है। तो अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाए तो ब्लड तो बाहर नहीं जाएगा, द ब्लड विल रिमेन इन द रेटिना, दैट इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ब्लड एंड तंदर। तंदर मीन जिस तरह इसको कहते हैं एंग्री लुकिंग रेटिना। तो एंग्री लुकिंग रेटिना मीन रेड रेटिना बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ एक्सेस ब्लड। तंदर लाइक रेटिना, दैट इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। इसके बाद है रेटिनल डिटेचमेंट, सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। एक्चुअली जो रेटिना है उसके अंदर न्यूरोसेंसरी मतलब जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर, मतलब हमारे पास बाहर से रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर है। तो अगर रेटिना से एपिथेलियल लेयर हम डिटेच करें तो उसको रेटिनल डिटेचमेंट कहते हैं, which lead to loss of choroidal blood supply, hypoxia and degeneration of photoreceptors। तो फिर इन लोगों को विजुअल प्रॉब्लम होते हैं, उनको दिखने में इश्यूज होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं रिग्मेटोजिनस और एक है नॉन रिग्मेटोजिनस। रिग्मेटोजिनस इज द मोस्ट कॉमन ड्यू टू रेटिनल टियर्स often associated with posterior vitreous detachment, like with the age high myopia and less frequently traumatic।
और ये जो नॉन रेगमेटोजेनस है, ये ट्रैक्शनल है, ये प्रेशर की वजह से होता है, ट्रोमा की वजह से होता है, और इसमें जो फ्लूइड है वो एक्सुडेटिव टाइप होती है। इसमें सारी चीज़ें आप लोग भूल जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जितने भी पेशेंट आते हैं, दे प्रेजेंटेड विद क्लासिकल सिम्टम, फ्लोटर लाइट फ्लैशेस फॉलोड बाय पेनलेस विजुअल लॉस लाइक डार्क कर्टन इन फ्रंट ऑफ द विजन। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उसमें यह क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर एक पेशेंट पेनलेस विजुअल लॉस के साथ आ जाए विथ फ्लोटर एंड लाइट फ्लैशेस, और उसमें आप लोगों को ये बताया गया हो कि डार्क कर्टन इन फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द आई, थिंक अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। ये इसकी हाल मार्क है जो आप लोगों को आना चाहिए। फिर इसकी फंडोस्कोपी करेंगे, ओफेसिफिकेशन इन रिंकलिंग ऑफ डिटेच रेटिना। और इसकी जो ट्रीटमेंट है ये एक इमरजेंसी है। अब रेटिना की जो पिगमेंटेड लेयर है वो डिटेच है, तो उसको हमने तो ठीक करना है, तो इट इज रिक्वायर्ड सर्जरी, और इसको हम कहते हैं द सर्जरी विच इज डन फॉर रेटिनल डिटेचमेंट टू मेक इट अगेन नॉर्मल टू फिक्स इट, दैट इज कॉल्ड रेटिनोप्लेक्सी। इसको हम रेटिनोपेक्सी भी कहते हैं, प्लेक्सी भी कहते हैं, लेकिन ये एल इससे खत्म करें, दैट इज कॉल्ड ई, रेटिनोपेक्सी। Retinitis pigmentosa क्या है? It's a group of inherited dystrophies causing progressive degeneration, photoreceptor and retinal pigmented epithelium। जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये जनाब हमारे पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर रेटिना की जो फोटो रिसेप्टर है और रेटिनल एपिथेलियल लेयर है उनकी जनाब क्या होती है, डिस्ट्रोफी। इट इज एसोसिएटेड विद ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। अर्ली सिम्टम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको नेक्टाइलोपिया कहते हैं, इन पेरिफेरल विजुअल लॉस। फंडोस्कोपी में क्या होगा? अपटिक डिस्क फेलर होगा, रेटिनल वेसल एसेंचुएशन इन रेटिनल पिगमेंटेशन विद cone specule shaped deposit. This is the hallmark of the word retinitis pigmentosa। आप लोग को मैंने क्या बताया कि अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो दो दो तीन तीन बातें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए। ये सब पेशेंट जो हेडेक के साथ आए, हेलोस के साथ आए, मिड डायलेटेड प्यूपिल के साथ आए और आई ओपीयूज का 40 से ऊपर हो, थिंक अबाउट वेरी गुड क्लोजर एंगल ग्लोकोमा। ये सब पेशेंट जो ओबीज है, उसको हार्ट इशू है, क्लॉट्स फॉर्मेशन की हिस्ट्री है, और वो विजुअल लॉस के साथ आ जाए लेकिन फंडोस्कोपी पे क्लाउडिंग ऑफ द रेटिना इन चेरी रेड स्पॉट एट द फोविया है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी अक्लूजन। ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, पेनलेस विजुअल लॉस के साथ आ जाए लेकिन उसमें एंग्री लुकिंग थंडर क्लैप रेटिना है, थिंक अबाउट सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। ऐसा बंदा जो क्लिनिक में आए हैं विद हिस्ट्री ऑफ कर्टन फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द विजन, थिंक अबाउट रेटिनल डिटेचमेंट। ऐसा बंदा जिनको इनहेरिटेड प्रॉब्लम है लेकिन उसके अंदर नेक्टालियोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, हमें ऐसा फील होता है जैसा कि विटामिन ए डिफिशिएंसी है, नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन इसमें जो फंडोस्कोपी के अंदर चीज आप लोगों ने समझनी है, दैट इज बोन स्पेक्यूल शेप डिपॉजिट, दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं भूलनी, क्लासिकली सीन इन दी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसको मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ कि ये मैंने बहुत जगहों पे देखा है। अब रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, इट इज ये प्री टर्म बर्थ में होती है, लॉस ऑफ नॉर्मल हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट इन यूटेरो, रिलेटिव हाइपरोक्सिया विच लीड टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन फॉर न्यू नेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर डिक्रीज होती है जिससे नॉर्मल रेटिनल वस्कुलराइजेशन अरेस्ट हो जाती है, वो नहीं हो जाती। एज द आई ग्रो, हाइपोक्सिया ऑफ ए वस्कुलर रेटिना लीड टू इंक्रीज VEGF retinal new lesion may cause retinal detachment, common cause of childhood blindness। मतलब एक बच्चा जो नॉर्मल टाइम से पहले पैदा हो जाए प्रेगनेंसी के अंदर, उनको जो आंख के मसले आते हैं उसमें जो वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की कमी होती है उसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी कहते हैं, और ये बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस की कॉमन काज है। पेपिली एडिमा क्या है? इट इज ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग। रेटिना के अंदर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व खत्म होती है उस एरिया को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए दैट विल शोज पेपिली एडिमा। इट इज यूजुअली बाइलेटरल एंड दैट शोज इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाए तो उसकी एक साइन ये है कि हम आई के अंदर देखें तो ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग होती है जिसको हम पेपिली एडिमा कहते हैं। इट इज ड्यू टू मास इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयर्ड एक्सोप्लाज्मा फ्लो इन ऑप्टिक नर्व। फंडोस्कोपी शो एलिवेटेड ऑप्टिक डिस्क विद ब्लरी मार्जिन। क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है उसकी जो किनारे है, उसकी जो मार्जिन है
वो हमें पे क्लियर कट नजर नहीं आती। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर आई में सबसे जो कॉमन कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, उसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा है। अब जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम इमेच्योर रेटिनल सेल caused by mutation to RB1 tumor suppressor gene which is lies on chromosome 13। ये लाइन आप लोगों को याद रखना है, that is very very important। RB stand for retinoblastoma 1 ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हम सब में क्रोमोसोम 13 के ऊपर होता है, इन बच्चों में उसकी म्यूटेशन होती है विच नॉर्मली इम्पेयर्ड G1 to S phase प्रोग्रेशन। ये सेल साइकिल की बात करेंगे। It can be sporadic or familiar, loss of heterozygosity, present with leukokuria। Leukokuria का मतलब loss of red reflex, loss of red reflex। Important cause in children include retinoblastoma या congenital। अगर आप इस बच्चे की पिक्चर लेते हैं ना, पिक्चर में इसका जो फ्लैश होता है वो जब आंख पे लगता है तो वो तो वाइट नजर आता है। अगर वो आपको रेड नजर आए तो रेड रिफ्लेक्स का खत्म होना, वाइट नजर आना, दैट इज कॉल्ड ल्यूको कोरिया। ल्यूको मीन वाइट, वाइटनिंग ऑफ द रेड रिफ्लेक्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोकोरिया। इसके दो वजूहात है, या तो उसको कैटरेक्ट है बच्चे को, या रेटिनोब्लास्टोमा। स्ट्रेबिस्मस का मतलब होता है स्क्विंटेड आई। नेस्टेगमस मीन डांसिंग ऑफ द आई बॉल, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, और आई रेडनेस होती है। ठीक है जी। तो रेटिनोब्लास्टोमा इसमें जो जीन्स है ना वो कॉमन आता है, दैट इज RB1 जीन, और ये क्रोमोसोम के होता है 13 के ऊपर। उसमें जब भी डिफेक्ट आ जाए उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेटिनोब्लास्टोमा। अब व्हाट इज यूवियाइटिस? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया। यूविया क्या है? मिडल लेयर ऑफ द आई है, अ स्पेसिफिक नेम बेस्ड ऑन द लोकेशन विद इन द अफेक्टेड आई। एंटीरियर यूवियाइटिस, आयराइटिस, पोस्टीरियर यूवियाइटिस, कोरोडाइटिस एंड रेटिनाइटिस में है हाइपोपायोन। ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि हाइपोपायोन है क्या चीज? इट इज नथिंग अकोमुलेशन ऑफ पस। ये जो आप लोगों को येलोविश डिस्कलरेशन नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड पस इन द एंटीरियर चेम्बर्स। तो यूवेटस के अंदर मेजॉरिटी जो लोग आते हैं उनको विजुअल इशू तो होती है, लेकिन इन लोगों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझनी चाहिए, इनमें क्या होती है? देयर इज अकुमुलेशन ऑफ पस इन द एंटीरियर चेम्बर, जिसको हाइपोपायोन कहते हैं। इसके साथ जिसको यूवियाटस होता है, उन लोगों में अगर जीटी प्रॉब्लम हो तो शायद वो हमारे पास क्या हो, फॉर एग्जाम्पल HLA-B27 एसोसिएशन या सार्कोइडोसिस, इसमें हाइपरकैल्सीमिया, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, बेजिट सिंड्रोम, इसमें ओरल और जेनेटल अल्सर्स होते हैं। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि ओरल और जेनेटल अल्सर्स एक बंदे में और उसको बार बार आई की इन्फेक्शन होती है, पेचेट सिंड्रोम विल कॉज यूवेटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस और HLA-B27 एसोसिएटेड कंडीशन। इट्स मीन कि ये तो तीन चार कंडीशन है, याद रखने। इन कंडीशन के साथ एसोसिएटेडली यूवेटिस के चांसेस क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिलरी कंट्रोल। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो प्यूपिलरी कंट्रोल है वो किस तरह होती है, इसका तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए प्यूपिलरी कंट्रोल, नंबर वन, व्हाट इज मायोसिस? इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल एंड दैट इज अंडरगो एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन। जो पैरासिम्पथेटिक है वो कंस्ट्रक्शन करता है। इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ है? दैट इज एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस टू सिलियरी गैंग्लियन ऑफ द थर्ड नर्व। और जो सेकंड ऑर्डर है वो शॉर्ट सिलियरी नर्व टू स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन है, अब कंस्ट्रक्शन तब होगी जब थर्ड नर्व काम करेगी। क्योंकि देखिए हम जब प्यूपिल रिफ्लेक्स को देखते हैं तो जब हम लाइट मारते हैं आंख के अंदर तो उससे प्यूपिल कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब लाइट परसीव करना वो ऑप्टिक नर्व का काम है, बट प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन कराना ये थर्ड नर्व अकुलोमोटर नर्व का काम है। तो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस ये है कहाँ पे? इट इज द एरिया प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन से लेके सिलियरी गैंग्लियन तक जो न्यूरॉन आता है उसको फर्स्ट न्यूरॉन कहते हैं। और फिर वहां से सिलियरी गैंग्लियन से जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल तक आता है, जो थर्ड नर्व इनर्वेट करते हैं, उसको सेकंड। तो शॉर्ट सिलियरी नर्व शॉर्टन दी प्यूपिलरी डायमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि जो सिलियरी मसल है, जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई, शॉर्ट सिलियरी नर्व जो होती है, सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व दैट शॉर्टन द प्यूपिलरी डायमीटर। और अगर आप प्यूपिल डायमीटर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो उससे ओवरऑल जो प्यूपिल है उसकी डेफिनेटली क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है जी, इट कैन कॉज प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन। लेकिन आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये जो शॉर्ट सिलियरी नर्व है ये क्या है, इट इज कम फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, इट इज अ ब्रांच ऑफ थर्ड नर्व। व्हाट इज प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। लाइट इन आइदर रेटिना send a signal through optic nerve, CN2 stand for optic nerve, through pretectal nuclei and in the midbrain that activate bilateral Edinger-Westphal nuclei. Pupil become constrict bilaterally, डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। अब डायरेक्ट कंसेंशुअल का मतलब क्या है, अगर ये फॉर एग्जांपल प्यूपिल है और ये प्यूपिल है, अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इस बंदे को यहाँ से फॉर एग्जांपल आप टार्च लगाएंगे ना इस आई को, तो प्यूपिल बिकम नेरो कंस्ट्रक्ट। तो आप इधर ही लाइट मार रहे, अब ये ऑब्जर्व करें, मार तो आप इधर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट। तो जिस आई पे हम आप लाइट को फॉल कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होती है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्स है। और हम जिस साइड पे नहीं मार रहे और उसकी वजह से जिस साइड पे मार रहे दूसरे साइड की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स होता है। इसका मतलब यह है कि जो आई है, अगर हम इस पे लाइट मारते हैं तो इट्स मीन के हमारे पास जो प्यूपिल है इसकी कंस्ट्रक्शन होगी उसी साइड पे एज वेल एज ऑन दी ऑपोजिट साइड। इल्यूमिनेशन ऑफ फर्स्ट आई रिजल्ट इन बाइलेटरल प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन। लाइट एक पे मारे, कंस्ट्रक्शन दोनों की होती है। तो जिसकी कंस्ट्रक्शन उसी साइड की होती है जिस पे हम लाइट फॉल करते हैं वो डायरेक्ट है, और जो दूसरा साइड है उसको कंसेंशुअल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये वही सेम है ऑप्टिक नर्व की। आप लोग को एक बात तो ये बताई है कि ऑप्टिक नर्व का काम ऊपर जनाब इंफॉर्मेशन लेके जाना, ये ऑप्टिक नर्व है। और थर्ड नर्व जो अकुलो मोटर है, सिलियरी गैंग्लियन के जरिए वापस आता है और ये प्यूपिलरी स्फिंक्टर प्यूपिलाई को सप्लाई करके प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। ठीक है जी। अब आते हैं, अगर एक बंदा है वो कहे कि ये तो ठीक है मायोसिस है, इसके साथ मिड्रियासिस का मतलब क्या है। मिड्रियासिस का मतलब इट इज द डायलेशन और प्यूपिलरी डायलेशन दैट इज मेंटेन बाय सिंपैथेटिक। तो प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन वो पैरासिम्पैथेटिक है, प्यूपिलरी डायलेशन ये सिंपैथेटिक है। फर्स्ट न्यूरॉन इसका हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है और सीलियोस्पाइनल सेंटर तक जाती है। ठीक है जी, जो C8 और T1 के दरमियान। सेकंड न्यूरॉन T1 से एग्जैक्ट करती है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के जरिए सिंपैथेटिक चेन में जाती है नियर दी लंग्स एपेक्स। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लंग्स एपेक्स में एक ट्यूमर होता है। अब सम ये बात आ गई तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। इसको पेनकॉस ट्यूमर कहते हैं। पेनकॉस ट्यूमर ऑफ द लंग मेनली अराइजेस फ्रॉम दी व्हाट आंसर इज दैट इज लंग अपेक्स। बढ़ने की सूरत में ये सिंपैथेटिक चेन जो है यहाँ पे कंप्रेस करके ये हॉर्नर सिंड्रोम कराते हैं। वी विल डिस्कस इट। थर्ड न्यूरॉन फिर प्लेक्सिस इंटरनल कैरोट आर्टरी से लेके कैवर्नस साइनस और ऑर्बिट के जरिए जाके लॉन्ग सिलियरी नर्व पे जाती है जो प्यूपिल को डायलेट करती है। अब आते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ पे। मायोसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, मेट्रियासिस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। मायोसिस रिक्वायर्ड 2 ऑर्डर न्यूरॉन, मेट्रियासिस रिक्वायर्ड 3 ऑर्डर न्यूरॉन। एग्जाम के अंदर आता है कि जो मायोसिस है उसके लिए एट द एंड जो नर्व काम करती है वो शॉर्ट सिलियरी नर्व है और मेट्रियासिस के लिए लॉन्ग सिलियरी नर्व है। मेट्रियासिस डी, डी फॉर, अगर आपने डायमीटर डी फॉर लॉन्गर डायमीटर बताने तो लॉन्ग सिलियरी नर्व मेक द प्यूपल डायमीटर लॉन्गर। तो शॉर्ट मेक द प्यूपल शॉर्टर इन डायमीटर, लॉन्ग सिलियरी नर्व मेक द प्यूपल लॉन्गर इन डायमीटर। अब आते हैं रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं RAPD। व्हाट इज RAPD? ये बहुत आसान है। देखिए आप लोग को भी मैंने क्या कहा कि अगर ये प्यूपिल है और ये भी प्यूपिल है, अगर आप इधर से लाइट मारेंगे ना यहाँ से तो ये भी कंस्ट्रक्ट होगा, ये भी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से ट्यूब लाइट मारे, अब ये तो कंस्ट्रक्ट हो लेकिन ये कंस्ट्रक्ट ना हो, इट्स मीन कि जिस साइड पे हम लाइट मार रहे उसकी एफरेंट पाथवे तो ठीक है,
लेकिन दूसरे की रिलेटिवली जो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए था वो ना हो सका, तो उसको रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट कहते हैं। नाम से पता चलता है कि प्यूपिलरी डिफेक्ट जिस साइड की हम चेक कर रहे हैं उसमें इशू नहीं है, रिलेटिवली नंबर वन दूसरे साइड की है। और ऑप्टिक नर्व का मसला है तो एफरेंट ब्रेन तक ले जाने का मसला है, ऑप्टिक का इशू। और प्यूपिल्स को चेक करें, प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसको मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन डिफर व्हेन लाइट इज शोन इन वन आई एट अ टाइम ड्यू टू यूनिलेटरल और एसिमेट्रिक लेजन ऑफ एफरेंट लिम्ब ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स खराब होने के मेन दो वजूहत हैं। अगर एक बंदा है उसकी लाइट आंख पे पड़ने के बाद उसकी प्यूपल प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता, तो दो बातें प्लीज याद रखें जिसकी वजूहत हो सकती है, ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आप लोगों ने याद रखना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि एक्चुअली एक तो रेटिना में इशू है या जहां से ऑप्टिक नर्व या इशू है। when light shine into normal eye, अब नॉर्मल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्सिलेटरल आई। जिस साइड पे आप लाइट मारे उस साइड की प्यूपिल भी कंस्ट्रक्ट होगी, इसको डायरेक्ट रिफ्लेक्स कहते हैं। और कंट्रोलेटरल आई जो अपोजिट आई है, जिस पे आप लाइट मार भी ना रहे उसको भी कंस्ट्रक्ट होना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। But when light is swung from normal eye to affected eye, then pupil dilate instead of constricting। कि अगर आप एक से दूसरे में लाइट मारेंगे तो जो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स है वो बजाय इसके कंस्ट्रक्ट हो जाए वो क्या हो जाता है, डायलेट। तो ऐसे कंडीशन को हम RAPD या रिलेटिव एपरेंट पिपिलरी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर, दैट इज कॉल्ड हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम क्या है, इट इज अ सिंपैथेटिक डीनर्वेशन ऑफ फेस। मतलब जो हमारी फेशियल एरिया है उसमें सिंपैथेटिक चेन के डीनर्वेशन हो जाए, तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय टोसिस which leads to slight drooping of the eyelid। अब आप लोगों को पता है टोसिस के अंदर पेशेंट कैन नॉट एबल टू ओपन द आई प्रॉपरली, इसको हम कहते हैं ड्रूपलिंग ऑफ द आई। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रूपलिंग ऑफ द आई। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, कि इसमें जनाब टोसिस होती है। नंबर टू मायोसिस, प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन होती है। इन हाइड्रोसिस एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैशिंग ऑफ अफेक्टेड साइड ऑफ फेस। अब ये सिम्टम्स इसमें आने चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और भी बेहतर बनाऊं, तो आप लोग शाबाश ये लेके इस तरह एक आप लोग को ड्रा करने जा रहा हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोग इससे कुछ सीखे भी और इसको एट द एंड याद भी करें। मैं सिर्फ बता तो आप लोग अपने लिए फिर कॉपी में नोट करें, टाइम इतना नहीं है। एस फार इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इंजरी होती है। हॉर्नर सिंड्रोम कैसे याद करना है वो तरीका बता रहा हूँ। नंबर वन, सिंपैथेटिक फाइबर इंजरी। A for anhidrosis, that is absence of sweating. M for meiosis, that is pupillary constriction. P for ptosis, that is drooping of the eyelid. L for lack of cilio, lack of ciliospinal reflex। और E for inophthalmos, इसमें जो आंख है वो अंदर की तरफ जाती है। That is what all about the Horner। Horner syndrome associated with lesion along with sympathetic chain। फर्स्ट न्यूरॉन इसकी कहाँ कहाँ से, पोंटाइन हिमोरेज, इसमें डैमेज हो सकती है, फर्स्ट न्यूरॉन जा सकता है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, स्पाइनल कार्ड लीजन एबोव T1, ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम जो हमने पढ़ा था, और सेरिंगोमाइलिया। इसका मतलब ये जो इन लोगों ने लीजन बताई है, दे कैन काज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज इन द पाथवे ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम। अब यही पेनकास ट्यूमर जो अभी आप लोगों को बताया, जो एपेक्स से आता है, लंग्स से। अब ये लंग्स है ना, इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है ये एपेक्स पार्ट है, इसमें अगर ट्यूमर साइज बढ़ जाए इट विल कंप्रेस सिंपैथेटिक चेन एंड दैट कैन काज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज। और कैरोटिड डायसेक्शन अगर आ जाए वो पेनफुल होता है। इनहाइड्रोसिस इज यूजुअली एब्सेंट। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर कि हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर चाहे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाए या सेकंड, दोनों के अंदर स्वेटिंग एब्सेंट होगी। लेकिन अगर हॉर्नर सिंड्रोम थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन डैमेज से होता है, लाइक कैरोटिड डायसेक्शन की वजह से होता है, तो पेनफुल जरूर होगा, सिम्टम जरूर आएंगे लाइक टोसिस, मायोसिस, एवरीथिंग, बट देयर विल बी नॉर्मल स्वेटिंग। मतलब इसमें इनहाइड्रोसिस क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है बाय द एंड ऑफ द डे। अगर आप लोगों ने एग्जाम में परफॉर्म करना है, इसको समझना है, दैट विल बी वेरी वेरी इजी। ये इंशाल्लाह फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।